हेलो फ्रेंड्स, डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आपके मशीन सेकंड के इस अगले चैप्टर को लेके आया हूं, जो कि आपका टॉपिक है लॉसेस। ठीक है दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं लॉसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं एक एक टॉपिक को। आपका लॉसेस जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन के इस चैप्टर इंडक्शन मोटर में लॉसेस जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो तरीके के लॉसेस होंगे। तो दोस्तों यहां पे इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या है और मैकेनिकल लॉसेस क्या है ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस वे लॉसेस हैं जो मशीन में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी वैद्युत प्रभाव की वजह से उत्पन्न होते हैं। दूसरा मैकेनिकल लॉसेस, तो मैकेनिकल लॉसेस यानी मैकेनिकल हानियां या यांत्रिक हानियां वे हानियां होती हैं जो आपके मोटर के रोटर की गति की वजह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला आपका जो लॉसेस है इलेक्ट्रिकल लॉसेस उसे देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल लॉसेस में कौन कौन से भाग हैं, जिनमें आपका एक भाग है आयरन लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस। तो वैद्युत प्रभाव के कारण होने वाली हानियां इलेक्ट्रिकल लॉस में आती हैं, वैद्युत हानियों में आती हैं। इनमें दो भाग हैं आपका, एक आयरन लॉस और दूसरा कॉपर लॉस। आप लोगों ने मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा ही कि कंस्ट्रक्शन में आपके दो भाग हैं, एक है आपका स्टेटर और दूसरा रोटर। ठीक है दोस्तों, स्टेटर और दूसरा रोटर। इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा वो आपका है स्टेटर। ठीक है, ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा और ये उत्पन्न करेगा टार्क यानी बल आघूर्ण। तो इस तरीके से आपका ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा स्टेटर, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में आपका रोटर उपस्थित होता है। प्रेरण के द्वारा आपके रोटर में उसके कंडक्टर के शॉर्ट सर्किट होने की वजह से विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है प्रेरण के नियम से, और वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें धारा प्रवाहित होती है क्योंकि विद्युत वाहक बल उनमें उत्पन्न हो चुका रहता है। अब इस तरीके से जब हम देखेंगे आयरन लॉस क्या है यानी लौह हानियां क्या है, तो लौह हानियां वे हानियां होती हैं जो इसके चुंबकीय प्रभाव के कारण यानी स्टेटर के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उस फ्लक्स के द्वारा जो हानियां होती हैं वो आपके आयरन लॉस में आती हैं। ठीक, यानी फ्लक्स हानियों को ही आपके रोटर या फिर स्टेटर या फिर दोनों के जो लौह भाग हैं मेटेलिक पोर्शन है, तो उनमें होने वाली हानियां, मेटेलिक में आप उसके वाइंडिंग को मत समझ लीजिएगा, यानी वाइंडिंग तो आपका यूजफुल है। स्टेटर से फ्लक्स निकलेगा, रोटर की वाइंडिंग विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी और धारा प्रवाहित होगी, बलाघूर्ण की उत्पत्ति होगी, वो तो यूज में आ गया। यूज के अलावा आपके जो रोटर के, जैसे मान लीजिए ये आपका रोटर है, रोटर में यहां ऐसे वाइंडिंग्स हैं, तो वाइंडिंग्स में जो कंडक्टर होंगे वो कंडक्टर इसके फ्लक्स को यानी स्टेटर के फ्लक्स, देखिए यहां पे अगर मान लीजिए स्टेटर मान लेते हैं, ये यन हो गया, ये यस हो गया, जो कि ऐसा है नहीं, लेकिन एक इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरीके का स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा। तो ये फ्लक्स उत्पन्न करने की वजह से ये फ्लक्स जो रोटर के कंडक्टर पे लगता है वो तो यूजफुल हो जाता है, उसके द्वारा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है और धारा प्रवाहित होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो वो रोटर के अन्य भागों को लिंक करता है यानी जुड़ाव करता है, उसकी वजह से इसमें हानियां होती हैं, इसके लौह भाग में हानियां होती हैं। वो हानियां कैसे होती हैं, तो वो हानियां ये ध्यान दीजिए कि वैद्युत प्रभाव के कारण जिससे कि फ्लक्स उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में फ्लक्स में होने वाली हानियां या फ्लक्स के द्वारा होने वाली हानियां आयरन लॉस कहलाती हैं। अब ये आयरन लॉस ये रोटर का जो स्टेटर भाग कोर जिसे कहते हैं यानी क्रोड या कोर बोलते हैं, उस कोर में जो हानियां होती हैं फ्लक्स की वजह से, उन हानियों को ही आयरन लॉस के अंतर्गत देखा जाता है। अब दूसरा कॉपर लॉस क्या है, तो कॉपर आपको बताए थे कि आपका जो रोटर है, रोटर की वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों, रोटर की वाइंडिंग वो किस मटेरियल की बनी होती है, एल्युमिनियम या कॉपर की।
तो खास करके मशीनों की इफिशियंसी अच्छी रहे, इस वजह से रोटर का जो वाइंडिंग है वो एल्युमिनियम का ना करके कॉपर का किया जाता है। बन ये दोनों मटेरियल से सकता है, लेकिन अच्छी इफिशियंसी और अच्छी वर्किंग के लिए हम कॉपर का यूज करते हैं। तो रोटर की वाइंडिंग या स्टेटर की वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा प्रवाह की वजह से जो I²R हीटिंग होती है और उससे जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं वो लॉसेस आपके आते हैं इसमें कॉपर लॉस में। ठीक है दोस्तों, ये किस में आएंगे? कॉपर लॉस में आएंगे। ठीक है, आपका इस तरीके से समझिए कि जो लॉसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन में दो प्रकार के हैं। एक इलेक्ट्रिकल जो विद्युत की वजह से है, दूसरा मोटर के रोटर की गति की वजह से, यानी ये वेलोसिटी की वजह से है मोटर में, और ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी ईएमएफ की वजह से या कह सकते हैं करंट की वजह से है। ठीक, और दूसरा आपका आएगा इलेक्ट्रिकल के प्रकार। तो इलेक्ट्रिकल के वे प्रकार हैं जिनमें यहां पे फ्लक्स की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन में चुंबकीय प्रभाव की वजह से जो हानियां होती हैं वो आयरन लॉस में आते हैं, और इलेक्ट्रिकल में ही करंट की वजह से यानी धारा की वजह से जो I²R लॉसेस होते हैं किसमें? कॉपर वाइंडिंग में। अब ये कॉपर की वाइंडिंग आपको पता है कि स्टेटर में भी होता है और रोटर में भी होता है। ठीक है दोस्तों, एंड रोटर में भी होता है, ये दोनों में ही वाइंडिंग होती है। तो ये हानियां दोनों में ही होती हैं। स्टेटर के वाइंडिंग में भी जो कि कॉपर की बनी होती है उसमें भी हानियां होती हैं, और रोटर की वाइंडिंग जो कॉपर की बनी है उसमें भी हानियां होती हैं। तो कॉपर लॉसेस आपका वाइंडिंग में होता है, और आयरन लॉसेस वाइंडिंग के अन्य भाग जो कि लौह के बने हैं यानी आयरन के बने हैं। जैसे कि अभी रोटर को बताया गया कि ये रोटर हो गया, ये आपके वाइंडिंग्स हैं। वाइंडिंग के अलावा भी ये रोटर अन्य मेटेलिक भागों से मिलकर बना हुआ है। वाइंडिंग के अलावा भी ये रोटर अन्य मेटेलिक भागों से मिलकर बना हुआ है। तो ये अन्य मेटेलिक भागों से मिलकर बना है, जो कि ये देखिए, ये भाग आपके अन्य मेटेलिक भाग हैं जो जिनमें आयरन हानियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भाग ये सब उसी में आते हैं। देखिए, वाइंडिंग के अलावा जो भाग आते हैं ये सब आयरन लॉस करते हैं। ठीक है, ये सब भाग आपका क्या करेंगे? आयरन लॉस करेंगे। तो ये लौह भाग ही आयरन लॉस के जिम्मेदार होते हैं। ठीक, ये जो आपका हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से जो आयरन हानियां होंगी, आयरन हानियां यानी लौह हानियां जो होंगी वो किसकी वजह से होंगी? आपके ये मटेरियल की वजह से। ठीक है, वाइंडिंग के अन्यत्र जो मेटेलिक भाग होगा वो आयरन लॉसेस होंगे, और किसकी वजह से होगा उसमें लॉस? फ्लक्स की वजह से। ठीक, वाइंडिंग्स में यानी रोटर या स्टेटर की वाइंडिंग में जो हानियां होंगी, जो कॉपर की वाइंडिंग होती है उसे क्या कहेंगे? कॉपर लॉस कहेंगे। अब देखिए, अब आते हैं आयरन लॉस पे। अभी मैकेनिकल लॉस आगे बात किया जाएगा, अभी इलेक्ट्रिकल के बारे में देखते हैं। तो आयरन लॉसेस जो होंगे वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ये है ईडी और हिस्टेरेसिस। ठीक है दोस्तों, आपका एक लॉस आता है आपका ईडी का, और दूसरा आता है हिस्टेरेसिस का। ठीक, किस तरीके से हिस्टेरेसिस और ईडी। अब यहां पे हिस्टेरेसिस क्या है? तो आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये इफेक्ट जिसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जिसे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? φ/a, और इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही H, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Ni/L। ठीक है, Ni/एम्पियर टर्न पर मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैग्नेटिक जो चैप्टर होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो आपका जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की
घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, बी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और ये बी की उत्पत्ति कैसे होती है? जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, आइए एक मिनट इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल, समझिए एयर के द्वारा है, ये एयर कॉइल है। इसमें हम कोई ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें धारा उत्पन्न होगी, ये धारा बहेगी और इस तरीके से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया गया, इसकी वजह से धारा प्रवाहित हुई और जो ही धारा प्रवाहित होगी इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी Ni/L उत्पन्न होगा, जिसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर टर्न पर मीटर। ठीक है, ये L क्या है? इस कॉइल की लेंथ है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, और I क्या है? इसमें प्रवाहित धारा है। तो दोस्तों इस तरीके से जब किसी कॉइल में ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जो एयर कोर है, इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, तो चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उत्पन्न होगा, जो किस पर निर्भर करेगा? देखिए यहाँ पे इस घटक में N नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल बनाने के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, लेंथ ऑफ कॉइल वो भी, ये देखिए लेंथ ऑफ कॉइल है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो निर्भर किस पे करेगा? H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगी धारा के। ठीक, तो जैसे जैसे हम अगर इस कॉइल में धारा बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। और एक फॉर्मूला आता है रिलेशन आपके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और इंटेंसिटी के बीच में, B इज इक्वल टू μ0 μr/h, या इसे B इज इक्वल टू μh भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये दोनों फॉर्मूले को बस केवल ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का वहां पे अभी यूज नहीं है, बस केवल इनका रिलेशन देखना है। तो इस तरीके से यहां से देख सकते हैं कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकेंड है। ये सब चीजें आपको इस टॉपिक में लिखनी नहीं है, बस केवल समझने के लिए है, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर की चीजें हो सकता है भूल गई हो, इस वजह से चीजों को रिमेंबर करा रहे हैं जिनका इसमें यूज आएगा, बस चीजें याद रख करके। तो इन दोनों फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग आपको ये दो चीजें मिलती हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, H यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होगा धारा के, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय फ्लक्स तीव्रता की। ठीक है, इन दो फॉर्मूलेस को लेकर के एक देखिए नया फॉर्मूला बनेगा, जो कि होगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी B अनुक्रमानुपाती होगा H के और H अनुक्रमानुपाती था I के। इस तरीके से अगर हम धारा बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता उत्पन्न होगी, तीव्रता उत्पन्न होगी तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हिस्टैरिसीस लॉस हम अभी पढ़ रहे हैं। हिस्टैरिसीस लॉस में देखते हैं कि ये कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस में जब B और H को लेके कर्व बनाते हैं, यानी एक ग्राफ खींचते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। इस ग्राफ में इस पे पॉजिटिव B और इस पे यानी माइनस y एक्सिस पे माइनस B, प्लस x एक्सिस पे प्लस H और माइनस x एक्सिस पे माइनस H को लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब धारा को बढ़ाएंगे, जो कॉइल हम बनाए थे यहां पे, इस कॉइल में वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर, ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने पर, V का मान बढ़ाने पर करंट I, ये है N नंबर ऑफ टर्न्स का और लेंथ इसकी है L। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पे जो H आया था, H इज इक्वल टू Ni/L और B इज इक्वल टू μH। ये दोनों फॉर्मूले यहीं पे लिख दे रहे हैं, जिससे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ग्राफ खींचते हैं, करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो H की वैल्यू बढ़ेगी और उसके साथ साथ B की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ज्यों ही हम बढ़ाते हैं करंट के मान को, B का मान भी बढ़ेगा, H का मान बढ़ेगा, B का मान बढ़ेगा, तो एक लीनियर लाइन मिलती है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हम धारा के मान को कम करेंगे, H का मान कम होगा और B का मान भी कम होगा।
लेकिन जिस तरीके से धारा बढ़ाने पे H का मान बढ़ा है और H के मान के बढ़ने पर B का मान बढ़ा है, उस प्रकार से जब हम धारा के मान को घटाते हैं तो H का मान घटता है, लेकिन B का मान उस प्रकार से नहीं घटता जिस प्रकार से बढ़ा था। तो आइए देखते हैं कैसे घटता है। तो B का मान कुछ इस तरीके से घटता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब हमारा इस एक्सिस पे बात करेंगे तो करंट की वैल्यू को कम करते हुए, यानी इसे 0 कर देने पर H का मान तो 0 हो जाता है। देखिए इस एक्सिस पे यहाँ पे H की वैल्यू 0 हो जाएगी, Y एक्सिस पे H का मान 0 हो जाएगा, लेकिन B का मान कुछ न कुछ बचा रह गया। अब चुंबकीय असर उस पदार्थ में बचा रह गया जिसमें हमने धारा प्रवाहित की थी, यानी यहां धारा की वैल्यू 0 कर देंगे, फिर भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में कुछ न कुछ चुंबकीय प्रभाव बचा रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र की घनत्व बचा रह जाएगा। अगर इसे समाप्त करना है, यानी ये कुंडली में चुंबकीय प्रभाव न रह जाए, तो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो यहां पे आपने धारा प्रवाहित की थी, ये धारा की दिशा हमें क्या करनी पड़ेगी, परिवर्तित करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और तब जाके इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा की दिशा परिवर्तित तो H की दिशा परिवर्तित, तो इस तरीके से यहां पे आपका जो आया है ये ऐसे। अब B के मान इस एक्सिस पे 0 होगा, हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लगा दिया है, तो H का मान माइनस में आएगा, तो यहां पे जाकर के H की वैल्यू 0, सॉरी B की वैल्यू 0 होती है, लेकिन H का मान अब इतना आ गया है। इसे कैसे 0 करेंगे, तो हम उसी दिशा में और ज्यादा करंट की वैल्यू कम करते हैं और फिर इसको बढ़ाते जाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है दोस्तों, और इस ग्राफ को ही BH लूप कहते हैं, BH वक्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, BH लूप। ठीक, और ये लूप ही प्रदर्शित करता है कि कोई चुंबकीय पदार्थ में कितनी लौह हानियां, यानी आयरन लॉस, या कह सकते हैं कि हिस्टेरेसिस, मेनली क्या कहेंगे, हिस्टेरेसिस हानियां उस मैग्नेटिक मटेरियल में कितनी ज्यादा होती हैं। जो मैग्नेटिक मटेरियल इस भाग को ज्यादा रखेगा उसकी वजह से उसका क्षेत्रफल ज्यादा आएगा और उसमें BH लॉस या हिस्टेरेसिस लॉस उतना ही ज्यादा होगा। इस वजह से इसे कम रखने के लिए हम पदार्थों में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ताकि जब उसे अचुंबकित किया जाए या कह सकते हैं कि धारा न दी जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है इसे रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है दोस्तों, इसे रिटेंटिविटी और इसे कोइर्सिव फोर्स, कोइर्सिव फोर्स, निग्राहिता बल। कोइर्सिव फोर्स मतलब निग्राहिता बल, यानी वह बल जो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण के अवशेष रह जाने पर उसे समाप्त करने के लिए जो विपरीत दिशा में बल हमें लगाना पड़ता है, उस बल को ही निग्राहिता बल कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो माइनस डायरेक्शन में लगेगी, B के बचे हुए मान को समाप्त करने के लिए उस बल को ही या उस मान को ही निग्राहिता बल या कोइर्सिव फोर्स कहेंगे, जिसकी वैल्यू -H में आती है क्योंकि वो विपरीत दिशा में लगाई जाती है। और यहां पे रिटेंटिविटी बोलेंगे, यानी पदार्थ में चुंबकीय सप्लाई को, यानी जो हम सप्लाई दे रहे हैं जिसके वजह से वो चुंबकित हो रहा है, उस सप्लाई को समाप्त करने पर भी पदार्थ में चुंबकीय गुण शेष रह जाए, उस स्थिति को या उस मान को ही रिटेंटिविटी कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है दोस्तों, रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, इसे ये गुण रिटेंटिविटी कहलाता है, और वो मान जो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का रह गया है उसे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं इसे। और ये जो गुण होता है उस गुण को, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के होने की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी कहलाती है। क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म।
तो इस तरीके से आइए एक एक चीज को देखते हैं। यहां पे आपको यह समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल लॉसेस क्या हैं, यानी वैद्युत प्रभाव की वजह से होने वाली हानियां इलेक्ट्रिकल लॉसेस कहलाती हैं। ठीक, मोटर के घूर्णी प्रभाव यानी उसके वेलोसिटी के कारण, उसके घूर्णन के कारण जो होने वाली हानियां होंगी वो मैकेनिकल लॉसेस में आएंगी। अब आपका आयरन लॉस क्या है? आयरन लॉस यानी इस इलेक्ट्रिकल प्रभाव के कारण से जो फ्लक्स उत्पन्न होता है, किसमें? स्टेटर में। तो स्टेटर में ही फ्लक्स उत्पन्न होगा और उसी के प्रभाव की वजह से रोटर क्या होगा? ईएमएफ को देगा। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल प्रभाव के कारण उत्पन्न चुंबकत्व के कारण से आपके स्टेटर और रोटर में होने वाली फ्लक्स की वजह से हानियां आयरन लॉसेस कहलाती है। ठीक है, साथ ही इलेक्ट्रिकल के ही दूसरे प्रभाव जिसमें उसकी वाइंडिंग, क्या चीज दोस्तों? वाइंडिंग, जो कि किस चीज की बनी होती है? कॉपर की। तो इलेक्ट्रिकल के जो प्रभाव होगा जो कि उसके वाइंडिंग में दिखेगा, और वो कौन सी वाइंडिंग? कॉपर वाइंडिंग, जो किसमें किसमें होगी? स्टेटर में होगी और रोटर में होगी। ठीक है दोस्तों, स्टेटर एंड रोटर में होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल के वह प्रभाव जो उसकी स्टेटर या रोटर वाइंडिंग में कॉपर की जो वाइंडिंग है उसमें देखने को मिलता है, वो आपका कहलाता है कॉपर लॉसेस। जो कि कॉपर लॉसेस किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? आई स्क्वायर आर से। ये आई स्क्वायर आर स्टेटर में भी होगा और ये आई स्क्वायर आर रोटर में भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हुआ ये लॉसेस इलेक्ट्रिकल, जिनमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस में हिस्टेरेसिस कंप्लीट हो गया। अभी एक बार फिर से थोड़ा सा बताएंगे, ईडी करंट लॉस क्या है और स्टेटर कॉपर लॉस क्या है, रोटर कॉपर लॉस क्या है। तो यही जो कॉपर लॉस बताए हैं वो अगर स्टेटर में होगा, जो कि हमने बताया था कि स्टेटर प्राथमिक भाग है, तो I1 का स्क्वायर इंटू R1, ये आपका स्टेटर कॉपर लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, और रोटर को हम लोगों ने बताया था कि स्टेटर प्राथमिक भाग है तो रोटर द्वितीयक होगा यानी सेकेंडरी होगा, तो I2 का स्क्वायर इंटू R2, ये आपका हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस। ठीक है दोस्तों, तो इन लॉसेस में अब बचा क्या? ईडी लॉस और फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस। तो रोटर की गति के कारण जो हानियां होती हैं वो हानियां होती हैं मैकेनिकल लॉस, और उसमें रोटर के फ्रिक्शन कहां पे आएगा भाई? वो होगा स्टेटर और रोटर। जो स्टेटर होगा, स्टेटर और रोटर के बीच में जो बियरिंग होती है, क्या लगी होगी? बियरिंग लगी होगी। ठीक है दोस्तों, स्टेटर और रोटर के बीच में जो बियरिंग लगी होगी वो अपने गति की वजह से, उस दिन आपको बताए थे कि बॉल बियरिंग में दो भाग होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, और उन दोनों के बीच में बॉल लगा होता है। ऐसा बियरिंग आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्थिर वाले भाग जो कि एक्सटर्नल भाग है, मूवेबल भाग जो इंटरनल भाग है, उन दोनों के बीच में बॉल लगा होता है, और रोटर जब गति करता है तो इसी बॉल के सहारे गति करता है। इन्हीं पर होने वाली फ्रिक्शन को आप फ्रिक्शन लॉस के रूप में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, विंडेज लॉस क्या है? विंडेज लॉस वो लॉस है जब मान लीजिए ये स्टेटर भाग है, इसके बीच में मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जो कि डीसी मोटर में ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन आप यहां समझ लीजिए NS NS ऐसे करके, और ये आपका रोटर हो गया। तो इनके अंदर जो फ्लक्स इधर तितर बितर हो जाएगा, ठीक है, यानी स्टेटर और रोटर के बीच में जो एयर गैप होगा, जो विंड होगी, हवा होगी, उनके बीच में जो हानियां होंगी, चाहे वो फ्लक्स की हो चाहे किसी भी चीज की, खास करके ये फ्लक्स के बारे में ही बात होती है, लेकिन ये मैकेनिकली है, तो यहां पे एयर गैप की वजह से जो हानियां होंगी वो विंडेज लॉसेस में आता है। विंडेज मतलब हवा की वजह से, ये हवा का रुकाव भी है, यानी जब स्टेटर और रोटर के बीच में एयर होगी, वो एयर उसके गति का विरोध करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप भी कभी तेज हवाओं में चलते होंगे तो आपके आगे बढ़ने के लिए हवाएं आपका अवरोध करती होंगी। उसी तरीके से जब रोटर तीव्र गति पे चलता है तो स्टेटर और रोटर के बीच में जो हवा होती है वो रोटर के चलने का विरोध करती है, तो वो आपका विंडेज लॉस में आएगा। तो आगे चलते हैं, अभी ये लॉसेस बचा है लेकिन इसे क्लियर अगले पेज में करेंगे। ये रहा आपका चीजें, ये आपके हो गए लॉसेस में। लॉसेस में आपको आयरन लॉस समझा दिया हमने कि
मशीन के ल भागों में जो हानियां होंगी किसके कारण, फ्लक्स के कारण, वो आयरन लॉस में आएगा, जिसके दो भाग हैं। आपका एक हिस्टेरेसिस, ठीक है दोस्तों, एक हिस्टेरेसिस है और दूसरा क्या है, ईडी। ठीक है, हिस्टेरेसिस का जो फॉर्मूला है वो ये है, WH इज इक्वल टू ईटा, ईटा इसे स्टेन मेज कोफिशिएंट भी कहते हैं, ये एक कोफिशिएंट है, और कौन सा कोफिशिएंट, स्टेन मेज्ड कोफिशिएंट। ठीक है, और ये b की पावर x मैक्स FV है। ठीक, इसे कहीं कहीं आप x की वैल्यू को 1.6 भी देखेंगे। ठीक है, ये लव भागों में 1.6 की वैल्यू आती है और ये हो जाएगा वाट। ठीक है दोस्तों, अब ईडी करंट क्या है, आप लोगों ने मशीन में पढ़ा होगा कि ये आपकी मशीन है स्टेटर, ये है रोटर, रोटर में ये कंडक्टर है, तो इनमें से फ्लक्स निकलता है, कंडक्टर में लिंक करेगा, प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो क्या वो फ्लक्स जो स्टेटर से निकला है वो केवल रोटर के कंडक्टर में ही प्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा और धारा देगा? नहीं, आपके रोटर के कोर भाग में जो लौह पदार्थ का बना है उसमें भी प्रेरण से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा और धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से मशीन के उन लौह भागों में जिनमें फ्लक्स की आवश्यकता नहीं है उनसे फ्लक्स लिंक करता है और प्रेरण द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और धारा प्रवाहित होती। तो वो धारा मशीन में लोड से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से मशीन के लौह भागों में ही इस तरीके से घूर्णन गति करती है। देख रहे दोस्तों, घूर्णन गति करती है। और भंवर कैसे उत्पन्न होती है? गोल ही सर्कल में होती है। इन धाराओं के गोल घूमने की वजह से इन्हें भंवर धाराएं या ईडी करंट कहते हैं। तो याद रहेगा दोस्तों, मशीन के अनयूजफुल पार्ट्स जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए उसमें प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित होती है, वो धारा यूज में नहीं आ पाती मशीन में, वो उसके कोर भाग में ही घूमती रहती है सर्कल के रूप में, और वो ही भंवर या ईडी कहलाती है। ठीक, और उस धारा की वजह से होने वाली हानियां ईडी करंट लॉस या भंवर धारा हानियां कहलाती है, जिसका फॉर्मूला ये है, P इज इक्वल टू KE B M का स्क्वायर, B M मतलब अधिकतम फ्लक्स डेंसिटी, B मैक्स का स्क्वायर, F स्क्वायर, जहां पे F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, T क्या है, ये हो आपका थिकनेस, ये थिकनेस ऑफ लेमिनेशन, और V वॉल्यूम। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा लॉसेस का जो टॉपिक है, और कौन सा लॉसेस, इलेक्ट्रिकल, वो खत्म हुआ, और साथ ही साथ मैकेनिकल लॉसेस में आप लोगों ने देख लिया फ्रिक्शन और विंडेज क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लॉसेस हुआ। BH लूप में आप लोगों ने देख ही लिया कि ये आपका कोइर्सिव फोर्स है, ये कोइर्सिव फोर्स है जो कि -H है इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक, और ये वैल्यू क्या है, ये आपका है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो कि अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक है दोस्तों, ये अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाएगा, ये मान, और ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। दोस्तों इस प्रकार से आपको आयरन लॉस और आपका इलेक्ट्रिकल में जो भी हानियां थी, आयरन लॉस के प्रकार जो थे, यहां पे देखिए आयरन लॉस और कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस, ईडी, स्टेटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस, और साथ ही साथ मैकेनिकल की जो दो हानियां थी, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आशा करते हैं आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर यदि थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन वीडियोस का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप DL Academy को डाउनलोड करिए और वहां पे इन क्लासेस की PDF प्राप्त करिए। तो दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।